आज से चैप्टर का नया पार्ट शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में मुझे लगता है एडी करंट्स हमने डिस्कस करे थे। एडी करंट्स के बाद का जो अपना पॉइंट है वो है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन वो आज हम शुरू करने वाले हैं। तो सेल्फ इंडक्शन पर जाते हैं और देखते हैं आज कितना होता। स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन। तब यहां पर हमने एक कॉइल लेना है, उसके अंदर मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स है। ऐसा मैंने एक कॉइल लिया और उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है और उसमें मैंने जोड़ दिया एक बैटरी ले लीजिए या एक सेल ले लीजिए और यहां पर मैंने लगा दिया एक टैप की। ये एक सिंपल सर्किट है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। ये बैटरी है और ये कॉइल है, ठीक है। अब ये टैप की है। टैप की को जब मैं क्लोज करता हूं, टैप की जब क्लोज हो जाएगी, इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो ऑब्वियसली इसमें से करंट फ्लो होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट शुरू होगा और इस तरह से करंट फ्लो होगा ये कॉइल में से। लेकिन क्या होगा कि करंट एकदम मैक्सिमम नहीं होगा, जीरो से मैक्सिमम होगा। उसको वक्त लगेगा, उसको कुछ टाइम लगेगा उसको जीरो से मैक्सिमम होने के लिए। तो इट विल टेक सर्टेन टाइम टू बिकम टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू सम मैक्सिमम वैल्यू। तो उस दौरान इंक्रीजिंग करंट जाएगा कॉइल में, करंट इंक्रीजिंग रहेगा तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये जो फिनोमिना है कि जिस कॉइल में से करंट इंक्रीज हो रहा, जिस कॉइल में करंट चेंज हो रहा, जिसके वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती, और वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा, उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा, इस फिनोमिना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन मतलब कॉइल एक ही है, करंट उसी में चेंज हो रहा, उसी में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और उसी के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो रहा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस फिनोमिना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। चलिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए और फिर मैं आपको डेफिनेशन बोल देता हूं। सर्किट डायग्राम वन सेकंड। टैप की है ये, टैप की के कॉइल को एल बोलते हैं। क्यों एल बोलते हैं मैं बताऊंगा।
सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया। आप सुनिए मेरी तरफ, मेरी बात सुनिए। मान लीजिए कि मैंने ये जो बैटरी लिया वो 10 वोल्ट की लिया। तो पहले जब की ये क्लोज नहीं थी, टैप की हुई नहीं थी, रिलीज थी, तो करंट कितना था? 0। फिर मैंने वो टैप की को क्लोज किया, टैप किया, तो ये सर्किट कंप्लीट हुआ। अब इसमें से करंट फ्लो होने लगा। तो मैं कह रहा हूं कि पहले करंट 0 था, आपने टैप की को प्रेस किया, करंट शुरू होके अब वो इंक्रीज हो रहा, करंट इंक्रीज हो रहा। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी उन्हें प्रोड्यूस कर रहा, वो भी इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और इस वजह से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन लेकिन एक बार वो करंट हो गया कांस्टेंट, एक बार करंट कांस्टेंट हो गया तो क्या इंड्यूस ईएमएफ रहेगा? जी नहीं रहेगा। एक बार करंट कांस्टेंट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। एक बार उसकी हाईएस्ट वैल्यू पर वो चले गया, फिर बाद में कांस्टेंट हो गया, करंट कांस्टेंट तो हो जाएंगे ना, कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग नहीं रहेंगी, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। मतलब ईएमएफ इंड्यूस कब होगा? जब तक करंट चेंजिंग रहेगी। ठीक है, अब समझो उल्टा कर रहे हैं हम। करंट, ये टैप की मैं रिलीज कर दे रहा, ये जो टैप की ऑन किया था मैंने, ये टैप की मैं रिलीज कर दे रहा, टैप की को रिलीज कर दी, पहले वो प्रेस किया, रिलीज कर, सर्किट ब्रेक हो गया। पहले करंट कांस्टेंट हो गया था, मैक्सिमम हो गया था, अब वो उल्टा जाएगा, मैक्सिमम से 0 जाएगा। इमीडिएट करंट 0 नहीं होगा, इमीडिएट करंट 0 नहीं होगा, मैक्सिमम से 0 होगा, मतलब करंट डिक्रीजिंग रहेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग रहेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वापस से चेंजिंग रहेगी। अब फिर दोबारा यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और एक बार करंट 0 हो गया, एक बार करंट 0 हो गया तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगी, तो इंड्यूस ईएमएफ भी 0। समझ आई बात? इस फिनोमिना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ओके, चलिए सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन लिख लीजिए। When an EMF is induced, when an EMF is induced, in a coil, in a coil, due to due to due to changing current, changing current, changing current, which produces changing magnetic field, which produces changing magnetic field, changing magnetic field in the same coil, in the same coil, comma, this process is called self-induction. This process is called self-induction. Then right, as shown in the circuit diagram, as shown in the circuit diagram, as shown in the circuit diagram, when the tap key, when the tap key is pressed, or released, or released, current changes in the coil, current changes in the coil.
which produces changing magnetic field, which produces changing magnetic field around the coil, which produces changing magnetic field around the coil. This induces EMF. This induces EMF in the same coil. Induces EMF in the same coil. Due to self-induction. Due to self-induction. Due to self-induction. ओके, समझ में ही आ रहा कि इसमें एक ही कॉइल है, उसी में करंट प्रोड्यूस हो रहा, उसी में चेंजिंग करंट रहता, उसी में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रही और उसी में ईएमएफ इंड्यूस होना। तो मिला के इस फिनोमिना को बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन होना मतलब क्या होना? ईएमएफ इंड्यूस होना। वही फिनोमिना है जो हम चैप्टर की शुरुआत से पढ़ते हुए आए। बट पहले हमने एक मैग्नेट लिया था, कॉइल लिया था, या दो कॉइल लिए थे। यहां पर एक ही कॉइल लिया था। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसी कॉइल में बन रही, उसी कॉइल के करंट की वजह से बन रही और उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा, इसलिए इस फिनोमिना का नाम पड़ गया सेल्फ इंडक्शन। अब इसके मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं। मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं। सपोज आई करंट फ्लो हो रहा सर्किट में से, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में आई इतना करंट था, तो तब फ्लक्स कितना था? चलिए अब इसका मैथमेटिक्स लिखिए मेरे साथ। इसका मैथमेटिक्स लिखिए। लेट स्मॉल आई बी द करंट, बी द करंट, small I be the current. At any instant and phi be the magnetic flux. Phi be the magnetic flux. Magnetic flux due to this current. Due to this current. तो रिलेशन दोनों में यह है कि phi is proportional to I. रिलेशन दोनों में यह है कि phi is proportional to I. phi is proportional to I. जितना करंट ज्यादा रहेगा phi उतना ज्यादा रहेगा, तो phi is proportional to I. ज्यादा करंट ज्यादा फ्लक्स। लिखते जाओ, मैथमेटिक्स है, कुछ भी। phi is proportional to I, तो कुछ तो भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल टू करने के वास्ते। सो देयरफॉर phi is equal to L into I. Phi is equal to L into I. And this L is called as coefficient of self-induction. This capital L is called coefficient of self-induction. Or it is also called simply self-inductance. Simply it is called self-inductance. Simply it is called self-induction.
Inductance. Tons. Inductance. There are so many tons. Tons in electricity. You have resistance. You have capacitance. In the similar fashion, now you have got another tons. And that is self-inductance, represented by the letter L. Letter L. Now mind well, this is the formula. This is the formula you have got. This one. We are going to define what is self-inductance based on this formula. I will name this as equation 1. Then, now from equation 1, what I get, L is equal to as, you will say L is equal to phi upon I. Now can you define what is L? You will say, sir, simply it is the division. Division of what to what? Division of magnetic flux to current. That's all. That's all. And instead of saying division, we say ratio. We say ratio. Hence the ratio of magnetic flux to the current in a coil is called self-inductance of that coil. उस coil का self-inductance. ये definition लिख लीजिए. पता नहीं आपकी किताब वाले ने क्या किया, 2-3 इक्वेशन डायरेक्ट कर लिया, फिर यूनिट ला लिया बीच में, फिर डेफिनेशन यूनिट के बाद डेफिनेशन दिया है. तो मैं वो थोड़ा ऑर्डर चेंज कर रहा अपने तरीके से. लिख लीजिए अब इसका डेफिनेशन. Hence self-inductance of a coil. Self-inductance of a coil. Self-inductance of a coil is defined as the ratio of magnetic flux linked with the coil. Magnetic flux linked with the coil. Linked with the coil to CO2, the current in the coil. To the current in the coil. Okay, now let's see in terms of induced EMF what happens. तो आप जानते हैं कि induced EMF क्या होता है? Induced EMF E is equal to, you please carry on with this. Carry on with this. Induced EMF E is equal to, can you tell me what is that? E is equal to minus d phi by dt. Very famous equation you are learning since the beginning of this chapter. When I started this chapter. So induced EMF E is equal to minus d phi by dt. There is no other famous equation than this in this chapter. So E is equal to minus d phi by dt. ये नोट डाउन कर लो जल्दी से. E is equal to minus d phi by dt. But just now from equation 1 I have got the value of phi as equal to L into I. Putting equation 1. Putting equation 1. We get. Now what happens? What happens now? So E is equal to minus d upon dt of
So instead of phi, I am putting L into I. Just now I told you L is a constant. So I can take it outside the derivative. Derivative का constant 0 होता है. So E is equal to minus L into di by dt. Now I am interested in defining L. I'm interested in defining L. So I can say that this L is equal to minus E upon di by dt. This is I. This is I. E upon di by dt. Now this equation can very well define what is self-inductance. So you will say, sir, it is again the ratio. Again the ratio of induced EMF to, what is this di upon dt? Total में आप इसको क्या बोलेंगे? di by dt. Rate of change of current. di upon dt. Every time I told you, whenever it is something divided by dt, that is time, then you should say rate. And what is changing? Who is in the numerator? It is the current which is changing. So it is what? It is the rate of change of current. आप बोलो मुझे फिर से इसका definition. तो आप बोलेंगे sir, self inductance is the ratio of induced EMF to the rate of change of current. Right? So this I will number as equation 2. Now we will write the definition from this equation. Hence, self-inductance is defined as, self-inductance रहता किसका है? Coil का. Self-inductance किसका रहता है? Coil का. Right? Okay. Self-inductance is defined as the ratio of induced EMF in the coil, to the rate of change of current in the same coil. Rate of change of current in the same coil. Okay. Now we have to derive one more equation. And then we have got another definition for self-induction. I mean self-inductance. Phenomena का नाम self-induction है और quantity का नाम self-inductance है. मैं इंसान हूं लेकिन मेरा नाम अब्दुल. Phenomena self-induction है, बस उससे बनने वाली quantity self-inductance है. अब जमाना यह आ जाएगा, अब आप इसको कॉइल नहीं बोलेंगे, अब इसको रिवाज पड़ गया इंडक्टर बोलने का. जैसा रेजिस्टेंस किसका होता है? रेजिस्टर का. कैपेसिटेंस किसका होता है? कैपेसिटर का. कंडक्टेंस किसका होता है? तो कंडक्टर का. उसी तरह कॉइल का होता है सेल्फ इंडक्टेंस. तो अब कॉइल को कॉइल नहीं बोलना, अब उसको बोलना इंडक्टर हो. तुम इंडक्टर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कैसी सिफत आ गई है? इंडक्टेंस प्रोड्यूस करने की सिफत आ गई है. तो इंडक्टर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एल से. आने वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 एसी सर्किट्स, उसमें ये इंडक्टर आएगा. काफी डिटेल में आएगा ये इंडक्टर. इंडक्टर मतलब कॉइल ही होता है, याद रखिए बस, लेकिन उसके अंदर प्रोड्यूस होता है
फिनोमिना होती है सेल्फ इंडक्शन की, और उससे ताल्लुक रखने वाली क्वांटिटी आ जाती है सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको अभी हमने दो इक्वेशन के जरिए डिफाइन कर दिए। अब एक तीसरा तरीका ढूंढ के लाए हैं हम इसको डिफाइन करने का। तीसरा तरीका, इसी को डिफाइन करेंगे अब, किसको? सेल्फ इंडक्टेंस को। उसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे, राइट? चलिए, अब कॉइल है, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, समझो ई आई इतने करंट की वजह से, तो वर्क डन कितना हुआ? लिखिए, द वर्क डन, द वर्क डन in the coil, in the coil when EMF E, when EMF E, EMF E is induced due to current I, due to current I, due to current I, small I। अब उसमें आपने, उसने आपको बहका दिया थोड़ा सा, मतलब स्टेप नहीं बताया। आपने स्कूल में पढ़ा कि पावर P इज इक्वल टू, पावर P इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, ये आपने स्कूल में सीखा है। इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, वही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं। तो पावर P इज इक्वल टू, बजाय वोल्टेज के मैं ईएमएफ ले रहा हूं। इस पूरे चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस के बजाय हम ईएमएफ लेते हैं। तो E और करंट कितना गया? I, तो पावर इज इक्वल टू क्या हुआ? E इंटू आई। लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा? वर्क डन। अब वर्क डन क्या होता? पावर, सॉरी पावर क्या होता है? पहले पावर ये बोलिए, पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम को पावर बोलते हैं। तो W अपॉन टी इज इक्वल टू E इंटू आई। तो इस पर से W क्या हुआ? फिर आप बोलेंगे सर E आई टी, ये हुआ, राइट? ये जस्ट आपको याद दहानी है, याद करें। स्कूल का है, स्कूल का है ये जो लाया मैंने, ठीक है? हाँ, इतना कर सकता हूं कि पहले ये लिखना चाहिए, पहले ये आना चाहिए, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई, और V के जगह E आ गया, कैपिटल I के जगह स्मॉल I आ गया। बस, चलो अब अपने डेरिवेशन की तरफ चलो। इसका कुछ भी उल्लेख आपकी किताब में नहीं है, याचा काही संबंध त्यांनी दाखवलेला नाहीये। डायरेक्ट वर्क डन मैंने बोला आपको, जैसे लिखा रखा आपको, वर्क डन क्या है? वर्क डन तो मैं लिखूंगा DW, मैं वर्क डन लूंगा DW। सो DW इज इक्वल टू, उस फॉर्मूले के मुताबिक बोलिए प्लीज, DW इज इक्वल टू, बोलिए प्लीज, DW इज इक्वल टू E I dt, टाइम dt में टी ले रहे थे, कैपिटल T, कैपिटल W ले रहे थे, उसके वजह से छोटा सा वर्क डन ले रहे DW। जब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ था E, इंस्टेंटेनियस करंट था I, उस वजह से वर्क डन DW इज इक्वल टू E I इंटू dt, ठीक है? लेकिन अभी जस्ट मैंने बोला इक्वेशन 1 याद करो, इक्वेशन 1 याद करो, phi इज इक्वल टू एल आई, phi इज इक्वल टू एल आई, याद है? और वहीं पर E इज इक्वल टू क्या आया था? E इज इक्वल टू क्या आया था? माइनस एल, यस, माइनस एल इंटू डी आई बाय डी टी। लिखिए, बट मेरे साथ लिखिए अब, E इज इक्वल टू, बोलिए E इज इक्वल टू क्या आया था? माइनस एल अपॉन, अरे बोलो ना यार,
डी आई बाय डी टी। भाई सही जा रहा ना? इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो फिर आपसे तो पूछ रहा हूं सही जा रहा है, इसीलिए तो नहीं जा रहा बोल के तो मैं पूछ रहा था आपके पास। तो बार बार पूछने का मेरा मकसद क्या था? क्या गाना गाना था क्या मुझे? हाँ, अब बोलो। E इज इक्वल टू माइनस, हाँ, L इंटू डी आई बाय डी टी। अगर आप मैग्नीट्यूड ले रहे तो दोनों तरफ मॉड लगा दो। चलो, dw इज इक्वल टू, देयरफॉर dw इज इक्वल टू, यहां पर E हटा के माइनस L डी आई बाय डी टी इंटू I इंटू डी टी। E हटा के माइनस L डी आई बाई डी टी इंटू I का I, डी टी का डी टी। कुछ भी नहीं किया मैं, ये सब सही कर रहा हूं। तो आप बोलेंगे सर dt dt को कैंसिल कर दो, ठीक है, वेरी गुड। इससे अच्छा क्या काम करते हैं आप लोग? अब हम समझो बोल रहे कि करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। पहले हम इंस्टेंटेनियस करंट I लिए थे हम लोग, अब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू होने तक कितना वक्त लगेगा? For the current to become maximum I0, the work done can be obtained by integrating this equation between limits 0 to I0. The total work done, the total work done, the total work done in increasing the current to maximum value I0, to maximum value I0 is obtained by integrating, is obtained by integrating, is obtained by integrating above equation, by integrating above equation, by integrating above equation। इक्वेशन को पहले ठीक ठाक कर लीजिए प्लीज। वो dt हटा के इक्वेशन अपना ये है एक्चुअल, dw इज इक्वल टू माइनस एल आई डी आई। आई तो उधर था, सामने ला लिया उसने, ये था, इसको इंटीग्रेट करने का टोटल वर्क करने में w निकाल दिया। तो w निकाल, करंट जीरो से मैक्सिमम करने, जीरो से मैक्सिमम I0 करना, तो टोटल वर्क डन W क्या हो जाएगा? W विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW फ्रॉम 0 टू I0। करंट करना, या वेरिएबल कौन है? करंट है वेरिएबल, करंट वेरिएबल है यहां पर, तो 0 टू I0 होने तक। चलो फिर dW की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू I0 इंटू माइनस एल आई डी आई, एल आई डी आई। बट एल तो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, तो माइनस एल इंटू, अब इसका बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2, मतलब आई स्क्वायर बाय 2। लिमिट नहीं रखे हैं, 0 टू I0 लिमिट नहीं रखे हैं, लिख दीजिए। ये डेरिवेशन फिर से और एक बार आने वाला है, बट यहां आ जा रहा, कोई बात नहीं, वहां इजी हो जाएगा। अब वहां पर लिमिट्स डालिए, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा फिर W इज इक्वल टू माइनस एल इंटू I0 स्क्वायर
I0 स्क्वायर, मैं ये डाल दिया मैंने लिमिट्स, अपॉन 2, राइट। इन मैग्नीट्यूड लिखो, अब इन मैग्नीट्यूड माइनस साइन हटा दो, इन मैग्नीट्यूड W इज इक्वल टू L I स्क्वायर I0 स्क्वायर अपॉन 2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू हाफ L I0 स्क्वायर। काम का है ये इक्वेशन भी। ये दोबारा डिराइव होगा, दोबारा डिराइव होगा ये इक्वेशन। लेट I0 इज इक्वल टू 1, I0 इज इक्वल टू 1। अगर I0 इज इक्वल टू 1 है तो व्हाट विल बी W इज इक्वल टू, W विल बी इक्वल टू L बाय 2। I0 1 रख रहे अभी, सिर्फ लेट कर रहे, लेट हमेशा नहीं रहेगा, डिफाइन करने के लिए लेट करने के I0 1 ले लो। तो इस पर से L इज इक्वल टू क्या हुआ, 2W। 2W, देखो एक नया फॉर्मूला आ गया अब L का, L का एक नया फॉर्मूला आ गया, फिर एक नया डेफिनेशन आ जाएगा L का, L का एक नया डेफिनेशन। तब आप क्या बोलोगे, सर L क्या दिख रहा मुझे, ट्वाइस द वर्क डन, ट्वाइस द वर्क डन। किसके लिए ट्वाइस द वर्क डन, टू इंक्रीज द करंट बाय यूनिटी, बाय 1, बाय 1, राइट। ये है एक नया डेफिनेशन L का, तो प्लीज ये नया डेफिनेशन लिख लीजिए। हेंस सेल्फ इंडक्टेंस, हेंस सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली, बोलते हैं उसको न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली defined as, is defined as, is defined as twice the work done, twice the work done in increasing current in the coil, in increasing current in the coil by unity, by unity, by unity। ओके, अब आखिरी 5 मिनट जो बचे या 2-3 मिनट जो बचे उसको मैं यूनिट पे डाल दूंगा, यूनिट के बारे में। इससे यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, यूनिट्स ऑफ एल, यूनिट ऑफ एल, यूनिट ऑफ एल, यूनिट ऑफ एल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने निकाला, उसका मैग्नीट्यूड मैं ले रहा, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड वो माइनस साइन उड़ा दे रहा मैं, और मैं ये बोल रहा हूं कि इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, सॉरी माइनस साइन निकाल दे रहा मैं, सॉरी ये माइनस साइन नहीं चाहिए, मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, मॉड ले लिया, मॉड ले लिया। तो इस पर से ऑब्वियसली आप बोलेंगे एल इज इक्वल टू क्या है सर, एल इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी, ऑफकोर्स ये मैग्नीट्यूड। तो यूनिट ऑफ एल इज इक्वल टू क्या रहेगा फिर, therefore unit of L is equal to unit of I upon unit of di by dt,
यूनिट ऑफ ई क्या है? वोल्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या में रहता है? वोल्ट। तो वोल्ट हुआ अपॉन ये डीआई बाई डी टी। डीआई क्या है? करंट। एम्पियर। एम्पियर, यस। अपॉन अपॉन dt का सेकेंड। तो यूनिट क्या बना इसका? वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड। बट ओम्स लॉ से वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है? ओहम। वोल्ट पर एम्पियर होता है ओहम। तो यूनिट क्या बना? ओहम पर सेकेंड। और इस ओहम पर सेकेंड को कहते हैं हेनरी। हेनरी, दिस इज कॉल्ड एज हेनरी, कैपिटल एच। तो फाइनली क्या पता चला? फाइनली क्या पता चला? सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है। लिख दीजिए वहां पर, द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, इज हेनरी। अब सवाल ये उठता है कि एक हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस किसको कहेंगे? तो यहां पर एक हेनरी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये बोलिए आप मुझे। देखिए, एक हेनरी आएगा, एक हेनरी आएगा 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर पर सेकेंड। 1 हेनरी इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी तब होगा जब उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा 1 वोल्ट, जब उसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट रहेगा 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो तब आप कहेंगे कि सर उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी है। ये 1 हेनरी का डेफिनेशन लिख लीजिए, लिख लीजिए। The self-inductance, the self-inductance, self-inductance of a coil, of a coil is said to be, is said to be, is said to be 1 Henry, 1 Henry. If 1 volt EMF, if 1 volt EMF, 1 volt EMF is induced in the coil, is induced in the coil due to unit rate of change of current, due to unit rate of change of, due to unit rate of change of current in the same coil, in the same coil, in the same coil. अब एक एमसीक्यू आया था बोर्ड एग्जामिनेशन में कि 1 हेनरी इज इक्विवेलेंट टू डैश, तो 2-3 यूनिट्स दिए हुए थे। तो वहां पर सही आंसर ये था कि हेनरी इज इक्विवेलेंट टू ओहम पर सेकेंड, ओहम पर सेकेंड, ओहम पर सेकेंड। ये एमसीक्यू आया था कि हेनरी किसके इक्विवेलेंट है, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में सारे स्टेप्स बताया हूं। याद रखिएगा, ये वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है? ओहम होता है, वोल्ट पर एम्पियर।
तो आज हमने सेल्फ इंडक्टेंस अल्हम्दुलिल्लाह खत्म किया, और मैंने एक दो बातें जो ब्रैकेट में बोले हुए वो भी याद रखना है कि कॉइल नहीं बोलना है, अब इंडक्टर बोलना है। और कभी भी अगर हमने सेल या बैटरी बताया तो उसके बाजू उसका ईएमएफ लिख देते, ई जो भी है। वैसे ही अगर आप कॉइल बताते हो ऐसा अगर आप कॉइल बताते हो तो अब यहां पर एल लिखने की प्रथा है, तो ये एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज अ डिवाइस बोलते तो उसको क्या बोलेगा? इंडक्टर। सो व्हाट इज दिस नाउ? इट इज एन इंडक्टर। तो आज के इस खुतबे में हमने इंडक्टेंस यानी सेल्फ इंडक्टेंस यानी सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना की स्टडी की, उसको डिफाइन किया, उसका यूनिट देखी। अल्हम्दुलिल्लाह कल के लेक्चर में इंशाअल्लाह अजीज हम जो है इसी सेल्फ इंडक्टेंस को थोड़ा बहुत और डिटेल में पढ़ लेंगे, सोलेनॉइड का इंडक्टेंस निकालेंगे, सोलेनॉइड। सो विल स्टॉप हियर, इंशाअल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।